और आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि सर आप इतनी सारी बातें कर रहे हैं पर आपने तो स्वर संधि पहचानना बताया ही नहीं है, जब स्वर संधि कर रहा बताया। तो अभी हम समझेंगे इस बात को कि अगर आपके सामने कोई शब्द लिखा हो तो आप संधि को कैसे पहचानेंगे। समझ में आ रहा है? तो हम इस बात को समझ लें। चलिए, अब देखिए आपको एक बात पता ही होगा कि जब भी हम संधि करते हैं उसमें कितने शब्द होते हैं? 2 शब्द। हालांकि 2 से ज़्यादा शब्द भी हो सकते हैं और हम कभी ऐसे एग्जाम्पल लेकर आपको समझाएंगे। जैसे एक तो एग्जाम्पल होता है सत्य प्लस चित प्लस आनंद, सच्चिदानंद। तो इसमें 3 शब्दों का क्या हुआ? मेल हुआ, 3 शब्दों में संधि हुई है। पर हम सामान्यतः कितने शब्द लिखते हैं? 2 शब्द। और आपको याद होगा हमने आपको बताया कि पहला शब्द का कौन सा हिस्सा काम में आएगा? अंत वाला, और दूसरा शब्द का शुरू वाला। अब ध्यान से इस चीज़ को समझें और इन दोनों को मिलाएं तो कुछ इस तरह का सीन बनेगा, मतलब ऐसा दिखेगा। और संधि कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगी। ये बात सबको समझ में आ रहा है? चलिए ठीक बात है। आप मुझे ये बताइए, ये जो पूरा का पूरा शब्द बड़ा से लिखा हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसके किस भाग में संधि हो रहा है? एक तो ये इधर वाला भाग है शुरू वाला, ये लास्ट वाला, और ये कौन सा भाग है? बीच वाला। तो जब भी आपसे बोला जाए कि शब्द में कौन सा संधि है तो आपको शब्द के शुरू में दाएं बाएं कहीं नहीं देखना है, आपको शब्द के हमेशा कहाँ देखना है? बीच में देखना है। जैसे अगर वाह, बहुत अच्छा, य, र, ग और व, ये चारों वर्ण क्या होंगे? यन संधि में बनेंगे। अब देखिए यन संधि में आपको एक खास चीज़ ध्यान रखनी है कि यन संधि में जब भी ये वर्ण आएगा इसके पहले वाला वर्ण हमेशा क्या होगा? आधा होगा। या तो य हो, रा हो, ला हो, व हो, जहाँ पर भी ये होंगे इसके पहले वाला वर्ण क्या होगा? आधा होगा। जैसा तो कैसे आप लोग, सब ठीक चल रहा है? चलिए, तो जैसा कि आपको याद होगा हमने पिछली क्लास में स्वर संधि को पढ़ लिया था और हमने आपको पिछली क्लास में बताया भी था कि हम आगे की क्लास में संधि विच्छेद के ऊपर बात करेंगे। तो हम आज की क्लास में संधि विच्छेद को समझेंगे और विशेष रूप से हम स्वर संधि के एग्जाम्पल को लेकर इस बात को समझेंगे। पर आप इससे किसी भी संधि का विच्छेद कर सकते हैं, चाहे स्वर संधि हो, चाहे व्यंजन संधि हो या फिर विसर्ग संधि हो। अब देखिए संधि विच्छेद को पढ़ते हुए आपको एक बात ध्यान रखना है। देखिए संधि करना काफ़ी मुश्किल, काफ़ी आसान माना जाता है क्योंकि संधि में क्या होता है, हमें सिर्फ 2 वर्ण मिलाने होते हैं। पर संधि विच्छेद को करना थोड़ा सा मुश्किल माना जाता है और ऐसा बच्चा कहते भी है कि सर संधि विच्छेद बड़ा मुश्किल है। और संधि विच्छेद को लेकर मेरी धारणा ये है कि जब मैं शुरू में पढ़ रहा था तो मुझे ऐसा लगता था कि संधि विच्छेद बड़ा मुश्किल है। फिर जब मैंने इसको ठीक से पढ़ा तो मुझे लगा ये तो बड़ा आसान है। पर अब मुझे कई बार पढ़ाते हुए लगता है कि नहीं, ये सच में थोड़ा सा मुश्किल है अगर हम इसको ठीक से ना समझे तो आप लोग इस क्लास में क्या करना है? ठीक से ध्यान देना है। तो हम शुरू करें आज की क्लास को। चलिए, तो सबसे पहले हम हेडिंग बना लेते हैं और आप लोग भी अपने कॉपी में हेडिंग बना लेंगे कि हम आज की क्लास में संधि विच्छेद के ऊपर बात करने वाले हैं। चलिए, तो आप लोगों ने हेडिंग बना लिया है, ठीक बात है। अब देखिए संधि पढ़ते हुए हमने आपको बताया ये बात कि संधि का मतलब क्या होता है? मेल। जहाँ पर भी 2 चीज़ें मिलेंगी उसको हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। और संधि का प्रयोग हर विषय में होता है। ज्योग्राफी पढ़ेंगे वहाँ होगा, इतिहास पढ़ेंगे वहाँ होगा। पर व्याकरण में संधि का मतलब क्या होता है? वर्णों का मेल। बस समझ में आ रहा। अब देखिए यहाँ जो 2 शब्द लिखे हुए हैं, एक तो है संधि और दूसरा विच्छेद। देखिए दरअसल ये दोनों एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। जहाँ संधि का मतलब होता है मेल, वही विच्छेद का मतलब क्या होता है? वियोग, अलग अलग करना, खंडित करना। तो हमने संधि में क्या किया था? 2 वर्णों को एक साथ मिलाया था और यहाँ पे हम क्या करेंगे? जो 2 वर्ण मिलकर किसी नए वर्ण का निर्माण किया था, हम फिर से क्या करेंगे? उन्हीं वर्णों को लिखेंगे। तो आपको ये बात समझ में आ रही है? एग्जाम्पल की बात करें, इसे देखिए अगर आपको याद होगा तो हमने आपको बताया गुण संधि में कि गुण संधि में कौन से वर्ण बनते हैं? ए। हालांकि बहुत सारे और भी स्वर बनते हैं पर हमने सिर्फ एक एग्जाम्पल लिया है, ए। अब आप सोचिए कि ए किस वर्ण को मिलाकर बनता है। अगर आपको याद होगा तो आप लोग कहेंगे सर अगर पहले अ हो या फिर आ हो, फिर छोटी ई हो या फिर बड़ी ई हो, ये चारों कॉम्बिनेशन मतलब इसके बाद इन दोनों में से कोई हो तो कौन सा वर्ण बनेगा? ए। अब देखिए इन दोनों को मिलाकर ये बनाना क्या कहलाता है? संधि। और अगर कहीं पे ये लिखा हो तो इससे ये दोनों लिखना, मतलब इसको अलग अलग करके लिखना ही
क्या कहलाता है? संधि विच्छेद। और अभी हम एग्जाम्पल से इस बात को समझेंगे भी कि कैसे करना है संधि विच्छेद। पर आपको फिलहाल अभी समझ में आ रहा होगा कि संधि विच्छेद का मतलब क्या है कि जिन दो वर्णों से मिलकर ये स्वर बना है, हमें फिर से क्या करना है, उन्हीं दो वर्णों में इसको लिख देना है। बस यही सिंपल संधि विच्छेद का मतलब होता है। आपको बिल्कुल भी इसको मुश्किल नहीं बनाना है। अब देखिए, संधि विच्छेद करने के बहुत सारे लोग ट्रिक बताते हैं, पर हमें ट्रिक की तरफ नहीं भागना है। हमें बस कॉन्सेप्ट समझना है कि संधि विच्छेद कैसे कर सकते हैं हम और उसका सही तरीका क्या है। देखिए, संधि विच्छेद करने के लिए आपको दो बातें ही सिर्फ ध्यान रखनी है। एक तो हमें सबसे पहले क्या करना है, देखिए दुनिया में जब भी आपके सामने कोई शब्द लिखे तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि उस शब्द में कौन सी संधि है। मतलब संधि की पहचान करना है, हमें संधि पहचाननी है। और संधि पहचानने से मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सर ये तो स्वर संधि है, ये व्यंजन संधि है, ये विसर्ग संधि है। हमें स्वर संधि के प्रकार भी पहचानने हैं कि स्वर संधि है तो उसमें कौन सी संधि है, दीर्घ है कि गुण है कि यन है। और आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि सर आप इतनी सारी बातें कर रहे हैं पर आपने तो स्वर संधि पहचानना बताया ही नहीं है, सिर्फ स्वर संधि कर रहा बताया है। तो अभी हम समझेंगे इस बात को कि अगर आपके सामने कोई शब्द लिखा हो तो आप संधि को कैसे पहचानेंगे। समझ में आ रहा है? तो हम इस बात को समझ ले। चलिए, अब देखिए, आपको एक बात पता ही होगा कि जब भी हम संधि करते हैं तो इसमें क्या कितने शब्द होते हैं? 2 शब्द। हालांकि 2 से ज़्यादा शब्द भी हो सकते हैं और हम कभी ऐसे एग्जाम्पल लेकर आपको समझाएंगे। जैसे एक तो एग्जाम्पल होता है सत प्लस चित प्लस आनंद, सच्चिदानंद। तो इसमें 3 शब्दों का क्या हुआ? मेल हुआ, 3 शब्दों में संधि हुई है। पर हम सामान्यतः कितने शब्द लिखते हैं? 2 शब्द। और आपको याद होगा, हमने आपको बताया कि पहला शब्द का कौन सा हिस्सा काम में आएगा? अंत वाला, और दूसरा शब्द का शुरू वाला। अब ध्यान से इस चीज़ को समझें और इन दोनों को मिलाएं तो कुछ इस तरह का सीन बनेगा, मतलब ऐसा दिखेगा। और संधि कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगी। ये बात सबको समझ में आ रहा है? चलिए, ठीक बात है। आप मुझे ये बताइए कि ये जो पूरा का पूरा शब्द बड़ा सा लिखा हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसके किस भाग में संधि हो रहा है? एक तो ये इधर वाला भाग है शुरू वाला, ये लास्ट वाला, और ये कौन सा भाग है? बीच वाला। तो जब भी आपसे बोला जाए कि शब्द में कौन सी संधि है तो आपको शब्द के शुरू में दाएं बाएं कहीं नहीं देखना है, आपको शब्द के हमेशा कहाँ देखना है? बीच में देखना है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, अगर हम एक एग्जाम्पल इसके सामने लिखें, जैसे हम आपके सामने लिखते हैं रामेश्वर, ये शब्द लिखा हुआ। अब देखिए, ये जो है शब्द का शुरू वाला हिस्सा है, ये क्या है? शब्द का अंत वाला हिस्सा है, और ये शब्द का कौन सा हिस्सा है? बीच वाला। तो हमें जब भी संधि पहचाननी है तो हमें कहाँ देखना है? मतलब 90% केस में क्या करना है? हमें हमेशा बीच में देखना है, हमें इधर उधर बिल्कुल भी नहीं देखना है संधि पहचानने के लिए। समझ में आ रहा है? और 10% केस में क्या होता है? कभी कभी शुरू में भी संधि होती है, तो अभी हम उसको पढ़ते हुए समझेंगे। पर जब भी आपको संधि पहचानना है तो हमेशा आपको कहाँ देखना है? बीच में, क्योंकि संधि हमेशा मतलब अक्सर कहाँ होती है? बीच में ही होती है। आप देख रहे हो यहाँ पे इस फिगर के माध्यम से आप लोग देख रहे हैं, ये बात समझ में आ रहा है? तो संधि पहचानने के लिए हमें कहाँ देखना है? शब्द के एकदम बीच में। चलिए, अब आपके मन में आ रहा होगा सर हम संधि पहचानेंगे कैसे? ये तो आपने बता दिया कि संधि कैसे कहाँ पहचाननी है, पर संधि कैसे पहचानेंगे? चलिए, अब देखिए, संधि पहचानना बड़ा आसान है क्योंकि आपने संधि पहले पढ़ लिया है। और आज हम स्वर संधि के विच्छेद के ऊपर बात करेंगे, तो हम स्वर संधि का एग्जाम्पल ही ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो स्वर संधि का सबसे पहला प्रकार कौन सा होता है अगर आपसे पूछे? चलिए, आप लोग अच्छा बता रहे हैं। देखिए, सबसे पहला प्रकार कौन सा है? दीर्घ संधि। फिर दूसरा प्रकार गुण संधि, बहुत अच्छा। फिर यन संधि, चौथा आयादी संधि, और सबसे अंत में हमने जिसको पढ़ा वो कौन सी संधि थी? विसर्ग संधि। चलिए, अब मान लीजिए आपके सामने कोई शब्द लिखा हो तो आप कैसे पता करेंगे कि उसमें दीर्घ संधि है कि गुण संधि है? इसी बात को हमें समझना है। अब सिंपल आपको एक बात ध्यान रखना है। आप याद कीजिए वो दिन, वो आदिकाल का दिन जब हमने दीर्घ संधि को पढ़ा था, मतलब संधि की शुरू वाली क्लास। तो इसमें हमने आपको बताया कि संधि में हमेशा कौन सा वर्ण बनता है। आपको बहुत सारी बातें बताई थी कि संधि हमेशा समान वर्णों के बीच में होगा, मतलब सजातीय वर्णों के बीच में होगा। और दीर्घ संधि इसका नाम क्यों रखा है हमने? क्योंकि इसमें कौन से वर्ण बनते हैं? दीर्घ वर्ण बनते हैं। और आपको याद आ रहा होगा कि इसमें कौन कौन से वर्ण बनते हैं। तो एक तो आ बनेगा, फिर आ बनेगा, सॉरी आ नहीं होगा, एक मिनट, आ बनेगा,
दीर्घ ई बनेगा और दीर्घ ऊ बनेगा। ये 3 वर्ण क्या होते हैं, संधि में बनते हैं। अब देखिए जहाँ पर भी आपको ये 3 वर्ण दिख जाए, कहाँ देखना है, शब्द के बीच में। तो शब्द के बीच में ये तीनों वर्ण जहाँ पर भी हमें दिखें, हमें क्या मानना है कि उस शब्द में कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि होगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम लिखें, देखिए आपने बचपन से जो शब्द पढ़ा है वो क्या है, हिमालय। अब हम आपसे पूछे कि बताओ भाई हिमालय में कौन सी संधि होगी, तो हमने आपको बताया ही है कि ना तो हमें शुरू में देखना है ना हमें अंत में देखना है, हमें हमेशा कहाँ देखना है, बीच में। और बीच में म और क्या है, ल है। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, आकर। इसका मतलब है कि इस शब्द में कौन सी संधि होगी, तो दीर्घ संधि होगी, क्योंकि आ किस संधि में बनता है, दीर्घ संधि में। अब देखिए हमारा 90% काम क्या हो गया है। अगर आपने संधि पहचान लिया, इसका मतलब कि आपने 90% काम कर लिया है। बाकी 10% क्या है वो हम दूसरे स्टेप में समझेंगे। समझ में आ रहा है आपको? या फिर हम दूसरा एग्जाम्पल लिख दें आपके सामने। जैसे मान लीजिए हम लिख देते हैं नदीस। अब देखिए नदीश में क्या है, ये तो शुरू वाला हिस्सा है, ये अंत वाला है, और हमें देखना कहाँ है, बीच वाले हिस्से में। और बीच वाले हिस्से में हमें कौन सा स्वर दिख रहा है, दीर्घ ई। इसका मतलब है कि नदीश में कौन सा संधि होगा, तो दीर्घ संधि होगा। एक और एग्जाम्पल ले ले, चलिए। तो हम इधर नीचे ही एग्जाम्पल लिख देते हैं। जैसे हमने आपको वधु उत्सव बताया था, चलिए। अच्छा, आप लोग कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर वधु उत्सव में आपने छोटी ऊ बताया था। ठीक है, आप लोग सही कह रहे हैं। चलिए हमने वधु उत्सव लिख दिया। ठीक है। अच्छा, पर मैंने आपको एक बात और भी समझाई थी कि अगर हमें सिर्फ संधि के उद्देश्य से देखना है तो यहाँ पे कौन सा ऊ होगा, बड़ी ऊ। चलिए हम इसको बड़ी ऊ कर देते बस समझने के लिए इस बात को। अब देखिए हमें संधि देखना है तो ना तो हम अंत में देखेंगे ना ही शुरू में, ये बीच वाला पोर्शन है। तो यहाँ पे हमें संधि देखनी है, और यहाँ पे हमें कौन सा स्वर दिख रहा है, दीर्घ ऊ। इसका मतलब है कि वधुस्सव में कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि होगी। तो इतना आसान है, बस हमें इतनी बातें ध्यान रखनी है। तो आपके सामने अब कोई भी शब्द हो, अब दीर्घ संधि पहचान लेंगे। चलिए, तो आप लोग बताइए मुझे, ये जो हमने अभी शब्द लिखा है, क्या लिखा है हमने, स्वार्थ। आप लोग बताइए इसमें कौन सी संधि होगी। अच्छा, आप लोग लग रहा है कि सर आपने बड़ा आसान पूछा है, अच्छी बात है। अच्छा, जब ये क्वेश्चन हमारे सामने पहली बार आया था तो मैंने काफ़ी देर तक सोचा इसमें कौन सी संधि होगी, और फाइनली हमें पता चलेगा कि इसमें कौन सी संधि है, दीर्घ संधि। पर आप लोगों ने बड़ा जल्दी बता दिया। अब देखिए ये था है, ये श है, ये तो शुरू वाला अंत वाला हिस्सा हो गया। बीच में कौन सा हमें दिख रहा है, आकार। इसका मतलब कौन संधि होगा, दीर्घ संधि होगी। हालांकि हम आगे बात करेंगे कि इसमें एक और संधि होने की संभावना है, पर अभी आप ये समझे कि इसमें कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। ठीक है, तो आपके सामने अब कोई भी शब्द लिखा हो, मेरे ख्याल से आप आराम से संधि पहचान लेंगे। आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए संधि पहचानने में। अब देखिए दूसरा जो संधि है वो कौन सी संधि है, गुण संधि। अब गुण संधि कैसे पहचानना है, तो आप मुझे ये याद करके बताइए, वही दिन जो हमने गुण संधि पढ़ा था कि गुण संधि में कौन कौन से वर्ण बनते हैं, क्या क्या प्रोसेस होता है वो पूरा नहीं बताना है, बस हमें बताना है कि कौन कौन वर्ण बनेंगे। ठीक है। अच्छा, उधर से एक आंसर आ रहा है कि आ प्लस में ही ए होगा, अच्छी बात है। तो हमें बस बताना है कि कौन सा वर्ण बनेंगे। तो एक तो ए बनेगा, दूसरा ठीक है ओ बनेगा, और तीसरा अर बनेगा। चलिए, ये 3 वर्ण क्या होते हैं, मतलब ये 3 चीज़ें क्या होती है इस गुण संधि में बनते हैं। तो फिर से आपको क्या करना है, जहाँ पर भी ये तीनों हमें बीच में दिख जाए, इसका मतलब कौन सा संधि होगा, गुण संधि होगा। जैसे अभी अभी हमने शुरू में क्लास की शुरुआत में आपके सामने शब्द लिखा रामेश्वर। अब देखिए ये इसका शुरू वाला हिस्सा, ये क्या है, अंत वाला हिस्सा। अब हमें देखना है यहाँ पे कौन सा स्वर दिख रहा है हमें, ए, मतलब ये दिख रहा है। इसका मतलब कि ये कौन सी संधि होगी, गुण संधि होगी। दूसरा अगर हम लिखे लंबोदर, और लंबोदर हमने आपको क्लास में करवाए भी थे एग्जाम्पल लिख के। अब देखिए ये शुरू वाला हिस्सा, ये अंत वाला हिस्सा, यहाँ पे क्या दिख रहा है, ओ। इसका मतलब कौन सी संधि होगी, गुण संधि होगी। अब महर्षि का एग्जाम्पल लेकर भी समझ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे देखिए हम महर्षि इस तरह से लिखते हैं। अब देखिए अगर हम महर्षि को इस तरह से ना लिख के इस तरह से लिखें, हालांकि आपको इस तरह से लिखना नहीं है, पर इसको हम इस तरह से लिखें। अब देखिए भले ही हमें इसमें आपको पता चल रहा है,
अ नहीं दिख रहा हो, पर ह को अगर हम अलग करके लिखें तो ह के बाद क्या आएगा, अ आएगा। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, जैसे देखिए हम पूरा इसको अलग करके ही लिख देते हैं। ये कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। इसका मतलब बीच में क्या है, अर है। शुरू में नहीं देखना, लास्ट में नहीं देखना, बीच में क्या है, अर है। इसका मतलब कौन सी संधि होगी, गुण संधि होगी। पर हमें अब अभी आपके लिए हमने इसको अलग करके लिखा है। जब आप संधि पढ़ लेंगे तब इसको देखते ही जान जाएंगे कि इसमें कौन सी संधि होगी। हमने बस आसान करने के लिए इसको इस तरह से लिखा है ताकि आपको पता चले कि बीच में क्या है, अर है। समझ में आ रहा बात, ठीक है। तो अब गुण संधि भी पहचान लेंगे। और ऐसे ही चाहे अयन संधि हो, अयादि संधि हो, हमें आराम से क्या करना है, पहचान लेना है। चलिए अब बताइए यन संधि में कौन कौन वर्ण बनते हैं। वाह, बहुत अच्छा। य, र, ल और व, ये चारों वर्ण क्या होंगे, यन संधि में बनेंगे। अब देखिए यन संधि में आपको एक खास चीज ध्यान रखनी है कि यन संधि में जब भी ये वर्ण आएगा, इसके पहले वाला वर्ण हमेशा क्या होगा, आधा होगा। या तो य हो, र हो, ल हो, व हो, जहां पर भी ये होंगे इसके पहले वाला वर्ण क्या होगा, आधा होगा। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के लिए लिखें इत्यादि, चलिए हमने इत्यादि लिखा है। अब बताइए इत्यादि में हमें क्या दिख रहा है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर हमें तो आ भी दिख रहा है। चलिए अच्छा मुझे ये बताइए शुरू वाला हिस्सा और लास्ट वाला हिस्सा कौन सा है, ये सब हमें बीच में देखना है हमेशा। और अगर आ है भी फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोगों को लग सकता है कि सर ये दीर्घ संधि है, पर अब ध्यान से देखिए यहाँ पे य भी है, य के पहले क्या है, आधा भी है, आधा है, इसका मतलब इसमें यन संधि भी होगा। तो जहाँ पर भी हमें कन्फ्यूजन लगेगा हम दीर्घ संधि पर भी इसको अलग अलग करके, मतलब दीर्घ संधि मान के भी क्या करेंगे, शब्द का विच्छेद कर लेंगे, इस संधि को विच्छेद कर लेंगे। और देखिए संधि में क्या होता है, आप एक बात ध्यान से समझ ले। देखिए जब भी संधि होगी तो दो सार्थक शब्दों के बीच में होगा। हम निरर्थक शब्दों के बीच में संधि नहीं करते हैं। आपको ये चीज़ गांठ बांध लेनी है कि जब भी संधि होगी तो हम संधि क्या करेंगे, दो सार्थक शब्दों के बीच में ही करते हैं। और अगर सार्थक शब्द ना हो उसमें से एक, तो उसमें से एक उपसर्ग होना ज़रूरी है, वो उपसर्ग होता है। आपको ये बात समझ में आ रहा है। ऐसा नहीं कि कोई भी शब्द दो उठाए और उसका संधि हम करने लगे। तो ये अब बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए अगर हम इसका दीर्घ संधि पर अलग अलग करेंगे, विच्छेद करेंगे तो कोई भी अर्थ हमें नहीं प्राप्त होगा। पर यन संधि में क्या होगा, हमें अर्थ प्राप्त हो जाएगा। तो हमें पता चलेगा कि कौन सी संधि होगी, यन संधि होगी। पर मेरे ख्याल से आपको इसमें इतना कन्फ्यूजन नहीं हो रहा होगा। यह है, यह के पहले आधा है, इसका मतलब कौन सी संधि होगी, तो यन संधि होगी। चलिए फिर आपके सामने और दूसरा कोई एग्जाम्पल आ जाए। जैसे अगर र वाला एग्जाम्पल आ जाए, जैसे मान लीजिए हम ऐसा लिखते हैं पित्रादेश। अब देखिए पित्रादेश में तो आपको र दिख ही नहीं रहा है कि सर ये तो इसमें तो र नहीं दिख रहा है, इसमें तो हमें सिर्फ त्र दिख रहा है, आ दिख रहा है, मतलब दीर्घ संधि होगी। नहीं, आप ध्यान कीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस पे। देखिए पित्रादेश मतलब त्र है इसमें, और त्र किस तरह से बना होता है, इस तरह से, मतलब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। और अब ध्यान से देखें, र है, र के पहले क्या है, आधा है, इसका मतलब कि फिर से यहाँ पे कौन सी संधि है, तो यन संधि है। तो ल और वो वाला एग्जाम्पल भी आप समझ जाएंगे ना। चलिए और तीसरा कौन सा है, अयादि संधि। अब अयादि संधि में कौन कौन वर्ण बनते हैं, तो या तो अय बनेगा या आय बनेगा। अच्छा हमने पहले लिख दिया इसको, कोई बात नहीं है, चाहे अब हो या फिर क्या हो, आप हो। ये चारों वर्ण जहां दिख जाए हमें, इसका मतलब कौन सी संधि है, अयादि संधि है। जैसे हमने आपके सामने लिखा था नयन। अब देखिए दीर्घ अयादि संधि को याद करने का आसान तरीका क्या है। देखिए यन संधि में क्या होता है, य, र, ल और व के पहले आधा होगा, पर इसमें या तो य है, देखिए य है या फिर क्या है, वो है, और य व के पहले आधा नहीं होगा, मतलब पूरा होगा। जैसे यहाँ पे य है, अभी देखिए य के पहले आधा है कि पूरा है, पूरा है। तो जहाँ पे य हो या फिर व हो, व के पहले आधा हो, इसका मतलब हमें कौन सी संधि समझनी है, अयादि संधि। या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, नयन, तो बीच में क्या दिख रहा है, अय, और यहाँ पे अय लिखा भी हुआ है। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। चलिए तो मेरे ख्याल से आपको संधि पहचानने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और सबसे अंत में हमारा कौन सा है, वृद्धि संधि। और अगर हमें वृद्धि संधि, और सॉरी मैंने इसको मिटा दिया है, मैं फिर से लिख देता हूँ। और सबसे अंत में कौन सी संधि है, विसर्ग संधि।
हे भगवान, सॉरी, वृद्धि संधि होगा। आप लोगों ने बोला नहीं इतनी देर से। अच्छा, टीचर लोगों की एक प्रॉब्लम होती है कि जब भी उसे गलती होता है तो वो हमेशा बच्चों को ही डांटते हैं कि मैं तो तुम्हारा चेक कर रहा था, मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, पर मुझसे जानबूझ के यहाँ पे गलती मतलब मुझसे गलती यहाँ पे हो गई है। अब वृद्धि संधि में क्या होगा, या तो अ बनेगा या फिर ए बनेगा, और ये दोनों जहाँ दिख जाए वहाँ पे कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि होगी। और फिर से अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हमने क्लास में कौन सा एग्जाम्पल करवाया था, एक। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, ए, इसका मतलब कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि। अब मेरे ख्याल से आपको किसी भी संधि को पहचानने में कोई भी कठिनाई नहीं आएगा, बस आपको संधि ध्यान रखना है कि किस संधि में क्या होता है, और अब 2-3 बार पढ़ेंगे तो आराम से याद हो जाएगा। चलिए, तो हमने अपने फर्स्ट प्रोसेस को समझ लिया है, मतलब पहले स्टेप के ऊपर बात कर ली है। अब दूसरा स्टेप क्या है, देखिए जब भी हम संधि करते हैं तो हम हमेशा वर्णों के बीच में संधि करते हैं। इस बात में तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, नहीं है ना। चलिए, अब देखिए जब भी हम संधि पहचान लेंगे, जैसे देखिए मान लीजिए हमारे सामने गुण संधि का एग्जाम्पल लिखा हो, तो गुण संधि में क्या होगा, या तो ये वर्ण होगा या फिर ये वर्ण होगा। तो हमें दूसरे वाले वर्ण को क्या करना है, बाहर लिखना है। मतलब जो वर्ण हमने पहचाना है, जिस वर्ण से संधि पहचानी, उसको बाहर लिखेंगे और उस वर्ण को क्या करेंगे, अलग अलग करके लिखेंगे संधि के नियम के हिसाब से कि आखिर वो वर्ण कैसे बना होगा। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, हमने आपको शुरू में थोड़ी देर पहले ही समझाया इस बात को। जैसे मान लीजिए हमारे सामने कहीं पे यह दिख जाए, जैसे इत्यादि लिखा हो, इत्यादि में क्या है, यह है, यह का पहले आधा है, इसका मतलब कौन सी संधि होगी, तो यन संधि होगी। अब मान लीजिए इत्यादि लिखा हुआ है, तो हमने किस वर्ण से जाना है कि यन संधि है, तो हमने यह देख के जाना, तो हम यह को क्या करेंगे, बाहर लिख लेंगे। समझ में आ रहा है। अब मुझे ये बताइए कि यह किस तरह से बन सकता है, यन संधि आप लोगों को ध्यान है। चलिए, आप लोग ठीक बता रहे हैं कि सर पहले ई हो या फिर बाद में बड़ी हो, इसके बाद कोई भी स्वर हो तो क्या बनेगा, यह बनेगा। बस कुछ नहीं करना है हमें। अगर आपने ये लिख दिया तो संधि विच्छेद क्या हो गया, और कुछ अलग से नहीं करना है। आपने सोच रहे होंगे सर इतना आसान है, जी हाँ बिल्कुल इतना ही आसान है ये। या फिर आपके सामने कुछ और लिखा हो, जैसे मान लीजिए आपने अब देखा, और अब देख के आपको क्या पता चला कि आदि संधि है, तो हम क्या करेंगे, अब को बाहर लिख लेंगे, उस शब्द से बाहर निकाल कर लिख देंगे। चलिए, हमने अब देख लिया। अब मुझे ये बताइए कि अब कैसे बनेगा, तो आप बोलेंगे सर पहले ओ हो और फिर बाद में कोई भी स्वर हो, तो क्या बनेगा, अब बनेगा। इसका मतलब संधि विच्छेद हो गया, कुछ नहीं करना है हमें। समझ पा रहा है। चलिए, या फिर आपने क्या देखा, जैसे ए देखा, चलिए अब ए देखा है तो ए कैसे बनेगा, तो या तो अ हो या फिर आ हो। अब बाद में क्या हो, ए हो या फिर ए हो, तो कुल मिलाकर सब क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे। ए बन जाएगा, मतलब हो गया संधि विच्छेद, कुछ नहीं करना है, बस इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो अभी एग्जाम्पल से बात समझे, आप लोगों ने नोट कर लिया। चलिए, तो मेरे ख्याल से आपने नोट कर लिया है, ठीक है। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और संधि विच्छेद करके देखते हैं कि क्या हमने जो फॉर्मूला समझा है वो हमारे काम आ रहा है या फिर सब वेस्ट है। चलिए, और आप लोग भी एग्जाम्पल सजेस्ट करेंगे कि सर नहीं ये बताइए, लगता है आपने याद करके आया है। तो स्टूडेंट सबके मन में ये होता है कि सर तो याद करके आते हैं, तो आप लोग जो चाहे एग्जाम्पल पूछ सकते हैं अपनी मर्जी से, हाँ कहीं से भी, किसी भी बुक से। चलिए, तो पहले हम कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं, फिर आप भी अपनी तरफ से कुछ सवाल पूछ सकते हैं कि सर इसका संधि विच्छेद क्या होगा, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपके सामने हम आसान एग्जाम्पल लिखते हैं, आसान से बात शुरू करते हैं और फिर धीरे धीरे एक सीढ़ी चढ़ते हुए मुश्किल की तरफ बढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले लिखते हैं आपके सामने हिमालय की। चलिए, आप लोग बताइए हिमालय का संधि विच्छेद क्या होगा। अब देखिए बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, याद किए हुए रहते हैं कि हिम जोर आले क्या होगा, हिमालय। अब देखिए याद है हमें, ठीक बात है, पर हमें करके देखना है कि सच में क्या हिम जोर आले हो रहा है। समझ में आ रहा है ये हुआ कैसे, ये याद करना है वो अच्छी बात है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कौन सी संधि है, ठीक है। तो क्या करना है, हमें ना शुरू में देखना है ना ही लास्ट में देखना है, हमेशा कहाँ देखना है, बीच में, ठीक है। अब बीच में क्या है, म में कौन सा स्वर लगा हुआ है, आ।
इसका मतलब है कि इसमें कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि होगी। समझ में आ रहा बात, जो मैंने आपको पहले भी समझाया इस बात को। अब हमें क्या करना है, हमने आपको बताया कि इस आ को हम बाहर लिख लेंगे, पर बाहर लिखने से पहले हम क्या करते हैं, इस शब्द का वर्ण विश्लेषण कर लेते हैं, इसको अलग अलग करके लिख लेते हैं। अच्छा नीचे ही कर लेते हैं। चलिए अब देखिए, हमको सबका वर्ण विश्लेषण करने की ज़रूरत नहीं है, हमें इस यहाँ पे दिखा है संधि तो यहीं पे सिर्फ करेंगे। तो पहले ही लिखा हुआ है तो हम ही लिख देंगे। अब म में आ लगा हुआ है तो म से आ को अलग करके लिख देंगे। फिर ल और क्या हो गया, या बच गया है। समझ में आ रहा है आपको। चलिए अब हमें आ को क्या करना है, अलग से लिख लेना है, या फिर आप ना लिखे तो यहीं पर विच्छेद कर सकते हैं। अब मुझे ये बताइए कि आ कैसे कैसे बन सकता है। तो आप लोग बोलेंगे कि सर पहले आ हो या फिर आ हो, फिर आ हो या फिर बाद में आ हो। अगर इन दोनों के बाद ये दोनों आएंगे तो हमेशा क्या बनेगा, आ बनेगा। आप लोगों ने ठीक कहा और आपने 2 स्टेप पूरे भी कर लिए। फिर आप कहेंगे सर संधि विच्छेद हुआ कहाँ, यही आ रहा मन में। देखिए संधि विच्छेद हो गया, आप ध्यान से देखिए आ प्लस आ हो या फिर आ हो, फिर बाद में क्या हो, आ हो या फिर आ हो, यही आपने कहा, ठीक बात है। अब देखिए सबसे बड़ा कन्फ्यूजन क्या होता है यहाँ पे कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि आ के साथ आ है, कि आ के साथ आ है, कि आ के साथ आ है, कि आ के साथ आ है। अब देखिए सबसे आसान इसका तरीका क्या है कि आपको इसमें से कोई भी जोड़ा क्या करना है, उठा लेना है आंख बंद करके। जैसे मान लीजिए मेरा मन करता है कि हम ये ले लें, आ प्लस में आ, ठीक है। अब मुझे नहीं पता है कि आ प्लस में आ है कि आ प्लस में आ है, कि आ प्लस में आ है कि आ प्लस में आ है, मुझे कुछ भी नहीं पता इसके बारे में। हमें आंख बंद करके क्या किया, अक्कर बक्कर बम्बे बोल करना है और जहाँ पे क्या करना है, आपको उठा लेना है। बचपन में हम लोग ऐसे ही करते हैं, आंसर नहीं पता होता है तो अक्कर बक्कड़ बम्बे बोल ऐसे ही करते रहते हैं। तो यहाँ पर भी आपको वही करनी है कि जो आपका मन करे आप कोई भी कॉम्बिनेशन ले लें। जैसे मेरा मन कर रहा है कि हम आ प्लस में आ ले लेते हैं। इसका मतलब हमने क्या माना कि आ प्लस में आ क्या बनेगा, आ बनेगा, ठीक बात भी है। अब देखिए आ के बदले हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे बराबर का चिन्ह लिखा हुआ है। जैसे मैथ्स आप लोग पढ़ते हैं तो मैथ्स में क्या है, 2 + 2 बराबर क्या होगा, 4। इसका मतलब कि जहाँ जहाँ 4 लिखना है हम 2 + 2 भी लिख सकते हैं। उसी तरह से जहाँ आ लिखा होगा वहाँ पे हम आ प्लस आ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आ, और हमने क्या लेकर चला है, आ प्लस में आ। तो हम सबको मिटाकर और यहाँ पे आ को भी मिटाकर आ प्लस में आ लिख सकते हैं ना, क्योंकि आ प्लस आ किसके बराबर है, तो आ के बराबर ही है। और जैसे शब्द बन रहा है हम सब क्या कर देंगे, बना देंगे। चलिए तो सबसे पहला शब्द क्या बनेगा, ही है, यहाँ पे म प्लस में आता है, हीम बन जाएगा। अब बताइए हीम शब्द का अर्थ होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है सर। हमने बालवीर में देखा है कि वहाँ पे तो जो डूबा डूबा होता है वो हिम क्रीम खा रहा होता है। चलिए अच्छी बात है। तो हिम का मतलब क्या होता है, बर्फ होता है। अपने हिम मानव के बारे में भी सुना होगा, बच्चे के कार्टून्स में आते रहते हैं। हिम हो गया। अब दूसरा शब्द क्या बनेगा, अब देखिए हमने यहाँ तक शब्द बना लिया है, अब हमें यहाँ शब्द बनाना है। अब ये क्या होगा, अलय। अब मुझे ये बताइए कि आपने कभी अलय जैसा शब्द सुना है, या फिर आलय होता है, तो आलय होता है तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, आलय कर देंगे, सिंपल। इसका मतलब कि हमने जो कॉम्बिनेशन लिया था कि आ प्लस आ होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आ प्लस आ नहीं, हमें आ प्लस में आ करना था। क्योंकि हमने आपको बताया है कि संधि हमेशा 2 सार्थक शब्दों के बीच में होती है। तो ये तो सार्थक शब्द है, पर यहाँ सार्थक शब्द नहीं था। सार्थक शब्द कैसे होगा, जब हम आ को आ कर देंगे। समझ में आ रहा है, आसान लग रहा है ना, ठीक बात है। अब हम कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, धीरे धीरे थोड़ा सा मुश्किल एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखिए दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, नदीस। चलिए अब देखिए नदीस में हमें ये बताइए कि कौन सी संधि होगी, कैसे पता चलेगा। बीच में देखना है, बीच में दीर्घ है, इसका मतलब कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि होगी। तो हम इसको अलग करके लिखेंगे। अब देखिए न को अलग करने की जरूरत नहीं है, जहाँ पे संधि हमें दिखे वहीं पे अलग करना है, बाकी सबका अलग ना भी करे फिर भी काम चल जाएगा। अब देखिए संधि वाला कौन सा वर्ण है, ई है। अब हम संधि विच्छेद कर रहे हैं तो कैसे कैसे ये बन सकता है, हम क्या करेंगे, लिख देंगे। तो फिर से यहाँ कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, ई प्लस में ई, और इसके बाद में छोटी हो या फिर बड़ी हो, तो क्या बनेगा, ये दीर्घ ही बनेगा। अब देखिए फिर से मैं क्या करना है, अक्कर बक्कर बम्बे बोल करना, और किसी को भी ले लेना है। मुझे
मतलब ही नहीं है कि कौन सा सही होगा, हमें सही नहीं देखना है। तो मान लीजिए मेरा मन कर रहा है कि हम बड़ी ई और बड़ी ई को उठा ले यहाँ से, मतलब हमें ऐसा लगता है कि बड़ी बड़ी मिलके क्या बना होगा, ये बना होगा, तो हम इसको ले लेते हैं। या फिर आप लोग लग रहा होगा कि नहीं सर अब बड़ी नहीं छोटी छोटी लीजिए, चलिए तो हम छोटी ई प्लस में छोटी ई को ले लेते हैं। देखिए अब देखिए फिर से इसका मतलब हम क्या मान रहे हैं कि यहाँ पे ई और प्लस में ई मिलकर क्या बना होगा, दीर्घी। इसका मतलब जहाँ दीर्घी है वहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं ना, बिल्कुल। चलिए तो हम यहाँ से क्या करेंगे, बड़ी ई को हटाएंगे और छोटी ई लिख देंगे। आपको अपनी कॉपी में ऐसा ही प्रोसेस करना है, सॉरी छोटी होगा। चलिए तो हम पहले शब्द बनाएंगे, तो न द ई नदी। अब इधर क्या बच गया, सॉरी हे भगवान, नदी इस तरफ से होगा और दूसरा इस। अब देखिए हमें 2 शब्द प्राप्त हो गए। तो आपको लग रहा होगा कि सर ये शब्द कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि नदी को हम इस तरह से नहीं लिखते हैं। हमने बताया कि संधि सार्थक शब्दों के बीच में होती है, तो सार्थक शब्द कैसे होंगे, इस तरह से। इसका मतलब कौन सी होता है यहाँ पे, बड़ी। फिर इस भी इस तरह से नहीं होता है, इसको हम इस तरह से लिखते हैं, इसका मतलब फिर से बड़ी होगा। चलिए इसका मतलब यहाँ पे बड़ी बड़ी मिलकर बड़ी बना रही है, बहुत आसान है। चलिए हम अब दूसरी संधि का एग्जाम्पल लेते हैं, गुण यन संधि का एग्जाम्पल लेकर इस बात को समझते हैं। चलिए और कुछ हम संधि आपको दे देंगे बाद में बनाने के लिए। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे और इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लेंगे। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, आपको क्वेश्चंस कुछ दे देंगे बनाने के लिए, तो आप उनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप आराम से संधि विच्छेद करना सीख जाएंगे, जैसे हम बता रहे वैसे ही। और अगर आपको समझ में ना आए फिर से, तो आप कमेंट करके भी हमें बता सकते हैं कि सर मुझे समझ में नहीं आया है, तो हम फिर से एक वीडियो इस पर बना लेंगे, फिर से आपसे बात करेंगे संधि विच्छेद के ऊपर। चलिए तो हम क्या एग्जाम्पल लें, आपको कुछ एग्जाम्पल ध्यान आ रहे हैं। सूर्योदय। चलिए हम सूर्योदय को ही अलग अलग करके देखते हैं। चलिए अब देखिए सबसे पहले मुझे ये बताइए कि सूर्योदय में कौन सी संधि होगी। तो ना तो शुरू में देखना है ना ही अंत में, बीच में देखना है। बीच में कौन सा स्वर है, ओ है, इसका मतलब कौन सी संधि होगी, तो दीर्घ संधि होगी, सॉरी गुण संधि होगी। चलिए तो पहले अलग अलग करके इसको लिख लेते हैं। सु प्लस र। अब देखिए र यहाँ पे पहले आएगा, क्योंकि यहाँ ये जो र होता है इसको हम पहले लिखते हैं। ऐसा क्यों होता है हम किसी और क्लास पे बात करेंगे। फिर य प्लस में ओ और फिर बच गया दया। अब देखिए संधि किस वर्ण में है, तो य में है, समझ में आ रहा है आपको। चलिए ओ में है, तो हम ओ को ही क्या करेंगे, अलग अलग करके लिखेंगे। अब वो कैसे हो सकता है, तो अ होगा पहले या फिर आ हो और बाद में छोटी हो या फिर बड़ी हो। ये चारों कॉम्बिनेशन से क्या होता है, ओ बनते हैं। अब हमें फिर से नहीं पता कि कौन सा सही होगा, तो हम क्या करेंगे आराम से। अब देखिए आपको एक और तरीका हम बताते हैं। चलिए खैर छोड़िए वो तरीका, चलिए आप ऐसे ही समझे। तो अगर ऐसे हो तो हमें फिर से क्या करना है, किसी भी कॉम्बिनेशन को ले लेना है। जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे लेते हैं आ और प्लस में ये दीर्घो, इसको हम ले लेते हैं। मतलब हम मान लेते हैं कि ये मिलकर बने होंगे, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ओ के बदला आ प्लस में दीर्घो। चलिए अब हम शब्द का निर्माण करेंगे, तो यहाँ पे शब्द क्या बनेगा, सूर्या, और उसके बाद शब्द क्या बनेगा, उदय। अब देखिए आपको ये तो पता ही है कि उदय हम इस तरह से नहीं लिखते हैं। जैसे आपने सूर्य उदय पढ़ा है, ठीक बात है, तो उदय को हम इस तरह से नहीं लिखते हैं। उदय कैसा सही होगा, आपको पता है संधि सार्थक शब्द में होगी, तो यहाँ पे कौन सा होगा, छोटी ही होगा, क्योंकि उदय इस तरह से हम सही मानते हैं। और दूसरा आप कहेंगे सर सूर्या, सूर्य कुमार यादव, तो सूर्य नहीं है, सूर्य होता है शब्द, समझ में आ रहा बात। और सूर्य उदय होगा कि सूर्य उदय होगा, सूर्य उदय होगा, तो यहाँ पे फिर से सूर्य नहीं होगा। मतलब हमने जो कॉम्बिनेशन लिया वो गलत था, पर आपको शब्द बनाने से क्या हो रहा है, पता चल रहा है कि यहाँ पे कॉम्बिनेशन कौन सा होता है, आ प्लस में छोटी यू वाला। समझ में आ रहा है मेरे ख्याल से आप सबको, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब हम बस एक और 2 एग्जाम्पल लेकर
अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। और आपको कन्फ्यूजन हो तो आप फिर से पूछ लेंगे। ये सब यहाँ पे लिखे व्यर्थ। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, संधि हमेशा बीच में नहीं होती है, 10% शुरू में भी हो सकती है। और खासकर यन संधि के जो एग्जाम्पल होते हैं वो कभी कभी शुरू में भी हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें कुछ नहीं दिख रहा है, यह है, यह के पहले आधा है, इसका मतलब कौन सा संधि होगा, यन संधि होगा। तो यन संधि के लिए क्या करते हैं हम, य को पहले अलग लिखते हैं, य प्लस में और यहाँ पे फिर से र पहले होगा, फिर था प्लस अ भी आप लिख सकते हैं। चलिए तो किस वर्ण में यन संधि है, किस वर्ण से पता चला, य से। तो य किस तरह से बनेगा, तो ई प्लस में बड़ी, इसके बाद कोई भी स्वर हो। अब आप सोचेंगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि ई के बाद कौन सा स्वर होगा। अब देखिए यह वर्ण हमें खुद बताएगा, य के बाद जो होगा। अब देखिए य के बाद यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, अ दिख रहा है। इसका मतलब है कि फिक्स बात है कि ई के बाद हमेशा पक्का कौन सा स्वर होगा, तो अ होगा। तो यन संधि इसीलिए काफ़ी आसान है कि हमें खुद एक वर्ण पहले से पता होता है, बस हमें एक वर्ण देखना होता है। इसे फिर से आप समझे, देखिए हमें किस वर्ण को देख के पता चला कि यन संधि है, य को, और हमने इसको अलग अलग करके लिख लिया। ये बात समझ में आ रही है। चलिए अब य को हमें क्या करना है, अलग अलग दो वर्ण में लिखना है। और य किस तरह से बनता है, तो या तो छोटी ही हो या फिर बड़ी ही हो, इसके बाद कोई भी स्वर हो। अब आपके मन में यही आ रहा हो कि सर दो स्वर तो यहाँ लिखे हैं, यहाँ पे कोई नौ हो सकता है, तो यहाँ पे कोई नौ नहीं होगा। जो वर्ण य के बाद होगा यही अंत वाला स्वर होगा। इसका मतलब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अ लिखेंगे। और बस हमें ये देखना है कि छोटी ई से सही शब्द सही बनेगा या फिर बड़ी ई से। तो मान लेते हैं हम छोटी ई प्लस में अ ले लेते हैं, तो यहाँ पे हम य के बदले क्या लिख सकते हैं, छोटी ई प्लस अ। तो शब्द क्या बनेगा, व प्लस ई, वी, और इधर क्या बनेगा, अर्थ। अब देखिए आप कहेंगे सर वी तो कोई शब्द नहीं है, पर जब आप उपसर्ग पढ़ेंगे, आगे हम पढ़ेंगे उपसर्ग के बारे में कि उपसर्गों की संख्या कितनी होती है, 22 उपसर्ग होते हैं संस्कृत में। तो कुल मिलाकर जो 22 उपसर्ग होते हैं उसमें से एक उपसर्ग कौन सा होता है, वी भी होता है। और संधि में हम उपसर्ग का प्रयोग भी कर सकते हैं, तो वी एक उपसर्ग है। पर हम इस तरह से लिखें तो ये उपसर्ग नहीं है, ये वाला उपसर्ग है, इसलिए ये सही माना जाएगा। तो वी प्लस अर्थ क्या हो गया, व्यर्थ हो गया। चलिए बस हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं अयादी संधि का, ताकि आपकी आत्मा को शांति मिले। चलिए तो हम यन संधि का कौन सा एग्जाम्पल लें, नाविक। ठीक है, नाविक ही ले लेते हैं। चलिए और सॉरी यन संधि कह रहे हैं, अयादी संधि का। तो हम नाविक एग्जाम्पल हमने ले लिया। अब देखिए यहाँ पे वह है, वह के पहले आधा नहीं है, इसका मतलब कौन संधि होगा, अयादी संधि होगा। तो फिर से हम क्या करेंगे, अलग करके इसको लिख लेते हैं, व प्लस में ई प्लस में क। अब देखिए अयादी संधि में दो वर्ण बनते हैं एक साथ में, आव। अब मुझे ये बताइए आव कैसे बनेगा, तो अगर अ के बाद कोई भी स्वर हो तो कौन सा बनेगा, आप बनेगा। अब देखिए सबसे आसान अयादी संधि का विच्छेद करना ही है। क्यों, क्योंकि देखिए अच्छा मुझे बचपन में जिस संधि को विच्छेद करने में सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता था वो अयादी संधि ही था, पर सबसे आसान है। जैसे पवन हमारे सामने लिखा होता था तो हम क्या करते थे, प प्लस में वन ऐसे कर देते थे और आज जब हम देखते तो मुझे काफ़ी हंसी भी आती है, हे भगवान उस टाइम पे हम क्या कर रहे थे। पर अब ध्यान से समझे, हम इसका भी देख लेंगे कैसे होगा। चलिए तो किस वर्ष को देख के हमें पता चलेगा अयादी संधि है, तो आव को। आव कैसे बनेगा, तो औ के बाद यहाँ तो एक ही ऑप्शन हो सकता है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। और बाद वाला स्वर कैसे पता चलेगा, तो फिर से आपको देखना, आव के बाद क्या है, ई, इसका मतलब कि बाद में क्या होगा, ई होगा। और यहाँ पे आव के बदला क्या दे देना है, औ प्लस में ई। कितना आसान है अयादी संधि। और अयादी संधि में गलत होने की संभावनाएं भी नहीं है क्योंकि एक ही वर्ण है। तो क्या होगा, 9 प्लस में 1 होगा। चलिए अब पवन का आप लोग सोच रहे हैं, तो पवन को अलग करके लिख लेते हैं, व प्लस अ प्लस न। चलिए अब देखिए हमें किस वर्ण को देख के पता चला अयादी संधि है, तो अव को। अब कैसे बनेगा, तो ओ के बाद कोई भी स्वर हो, इसका मतलब कौन सा स्वर होगा, अब के बाद क्या दिख रहा है, अ, मतलब कौन सा होगा, अ। यानी कि अब के बदले हम क्या लिख सकते हैं, ओ प्लस में अ, तो प के बाद ओ होगा तो पो, फिर इधर क्या बनेगा, अन। समझ में आ रहा है आपको, पोज और अन क्या होगा, पवन।
चलिए, तो मेरे ख्याल से आपको आज की क्लास समझ में आया होगा और आप संधि विच्छेद को मेरे ख्याल से समझ भी पाए होंगे। तो आपसे जल्दी फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।